चलिए अब समझते हैं अपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या है, जैसे नाम से क्लियर है, एटमॉस्फेरिक मतलब एटमॉस्फेयर से लगने वाला प्रेशर। अब पहले समझे कि एटमॉस्फेयर क्या चीज है। तो हम ये जान ले कि हमारे अर्थ के आसपास एक एयर का ब्लैंकेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये एयर में बहुत सारे इसके वो होते हैं, बहुत सारे मिक्सचर्स होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और दूसरी गैसेस। ये सारे गैसेस का मिक्सचर को हम एयर बोल रहे हैं और इसी एयर के ब्लैंकेट को हम क्या नाम देते हैं, एटमॉस्फेयर नाम देते हैं, ठीक है। तो हमारे अर्थ के आसपास एक एयर का ब्लैंकेट है जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और वो कंटिन्यूअसली अर्थ के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट करता रहता है, उसी प्रेशर को हम क्या नाम देते हैं, उसी प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम देते हैं, ठीक। चलो इसको थोड़ा दूसरे तरीके से समझते हैं। कैसा, मैंने बोला कि यहाँ पे डायग्राम वाइज समझते हैं कि यहाँ पे मेरे पास अर्थ है। ये मैंने इमेजिन किया कि ये मेरे पास अर्थ है और इस अर्थ के आसपास क्या है, अर्थ के आसपास एक एयर का ब्लैंकेट है जिसको मैंने क्या नाम दिया है, जिसको मैंने एटमॉस्फेयर, ठीक। इस एयर में मास है, मास के कारण क्या होगा, ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है, मतलब क्या हो रहा है, हर डायरेक्शन से इसमें एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। हर डायरेक्शन से एयर की वजह से एक फोर्स अप्लाई हो रहा है और यही फोर्स पर यूनिट एरिया में अगर कैलकुलेट करता हूं तो मैं इसको क्या नाम देता हूं, प्रेशर नाम देता हूं। और यहां पे मैं इसको क्या बोल रहा हूं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नाम दे रहा हूं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से समझें, अगर ये अर्थ का सरफेस में समझूं, मैं मान लेता हूं कि ये अर्थ का सरफेस है और यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इमेजिन करता हूं। मैंने क्या किया हुआ है, 1 मीटर स्क्वायर का एरिया इमेजिन किया हुआ है, ठीक है। और इसके ऊपर में जितना भी ऊपर चला जाऊं, ये इसके ऊपर पूरे में चले जाता हूं मैं ऊपर की तरफ, तो मैं देख रहा हूं कि मेरे पास ये 1 मीटर स्क्वायर का एरिया है और इसके ऊपर लगने वाला जितना भी एयर है, इस एयर की वजह से क्या होगा, इस यूनिट एरिया पे एक फोर्स अप्लाई होगा। इस यूनिट एरिया पे क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। और हमने जानते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है मेरा, फोर्स पर यूनिट एरिया मेरा कहलाता है प्रेशर। तो ये जो पूरा का पूरा एयर का ब्लैंकेट दिख रहा है मेरा, ये एयर के ब्लैंकेट के पास कुछ मास है, तो ये क्या कर रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो अगर मैं पर यूनिट एरिया पे लगने वाले एटमॉस्फेरिक फोर्स की बात करूं तो उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलता हूं। द एटमॉस्फेरिक फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक। आई बात समझ में। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर जगह सेम टू सेम होता है या थोड़ा अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम जान लें कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डिपेंड करता है एयर की डेंसिटी पे। एयर जितना ज्यादा डेंस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना ज्यादा होता है, और एयर की डेंसिटी अगर कम होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होगा, एक चीज। दूसरी बात ये होती है कि हम जितनी हाइट पे उठते चले जाएंगे, ऊपर जाते जाएंगे, तो हमारे जैसे लेट अस सपोज हम यहां पहुंच जाते हैं, तो अब हमारे ऊपर जो लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इसके ऊपर के एयर कॉलम का होगा, इसके नीचे के एयर कॉलम का नहीं होगा। मतलब जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाएगी हमारे ऊपर एयर प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे तो क्या होगा, हमारा एयर प्रेशर कम होता चला जाएगा। अगर हम अर्थ को समझे तो अर्थ हमारा बिल्कुल इवन फ्लैट सरफेस नहीं है, वो अनइवन सरफेस है। कहीं पे माउंटेन्स देखने को मिलते हैं, कहीं पे हमको प्लेट्यूज देखने को मिलता है, नॉर्मल ग्राउंड देखने को मिलता है, और कहीं पे हमको सी वैलीज वगैरह देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे बिकॉज ऑफ हाइट एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी अलग अलग होता है, ठीक। जैसे कि डायग्राम में समझ सकते हैं कि अगर मैं अर्थ को इमेजिन करूं तो मैं देखूंगा कि कहीं पे मेरे को माउंटेन्स देखने को मिलता है, कहीं पे माउंटेन से हम नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, मेरे को ऐसे थोड़ा प्लेट्यू जैसे मिलता है, कहीं मेरे को ग्राउंड से देखने को मिलता है और कहीं पे मेरे को सी देखने को मिलता है। तो ये जो अर्थ का सरफेस है टोटली अनइवन है। अगर मैं एकदम सी लेवल पे से जाऊं, सबसे नीचे पहुंच जाता हूं, तो इसको हम क्या दिखाते हैं, इसको हम सी लेवल बोलते हैं कि अर्थ का मेरा सी लेवल है। और ये क्या है, मैं इसको माउंटेन्स के फॉर्म में दिखा रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि माउंटेन्स की हाइट सी लेवल से ज्यादा होती है और सी लेवल की हाइट माउंटेन से कम होती है। अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि एट द सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एक एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे बात करूं तो कितना होता है, सी लेवल पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो मेरे पास 100 किलो पास्कल का होता है। कितना होता है, 100 किलो पास्कल। इसको हम 1 ATM भी बोलते हैं। 1 ATM का मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एक बड़ी यूनिट जो हम क्या करते हैं छोटे से में कन्वर्ट कर देते हैं। 1 ATM का मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा, तो वो 100 किलो पास्कल के बराबर होता है। 100 किलो पास्कल जरा और समझते हैं कैसा। 100 किलो पास्कल, किलो का मतलब होता है 1000, मतलब क्या हो जाएगा 100 और 1000 के लिए मैं 3 0 और लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगा 1 लाख पास्कल। या और डिटेल में समझना चलो तो कितना हो जाएगा, 1 लाख पास्कल का मीन्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल सी लेवल पे मतलब सबसे नीचे हाइट पे अगर हम पहुंचते हैं तो हमारी बॉडी पे या किसी भी जगह पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, वो आपका 1 लाख न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये जो सी लेवल पे 1 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होगा उस पे 1 लाख न्यूटन का फोर्स कंटिन्यूअसली काम करता रहता है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा फोर्स हमारी बॉडी पे लग रहा है बट फिर भी हम नॉर्मल है, हम फील नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी उसी के हिसाब से इवॉल्व हो चुकी है। हमारे अंदर जो लिक्विड्स फ्लूइड्स वगैरह क्या करते हैं, वो भी बॉडी के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करते हैं बाहर की तरफ, और बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर लगता है हमारी बॉडी के अंदर, जो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और क्या होता है, हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा फील नहीं होता है। ठीक, अब जैसे 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 हम ऊपर चलते जाते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो माउंटेन्स में पहुंच जाते हैं, तो माउंटेन्स पे जाके हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है। हमारे ऊपर जो लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाता है। कितना रिड्यूस हो जाता है, यहां पहुंच के सिर्फ ये 30 किलो पास्कल ही बचता है। कितना बचता है, सिर्फ और सिर्फ 30 किलो पास्कल। मतलब यहां पे हमको 100 किलो पास्कल मिलना था, और यहां पे कितना बचता है, सिर्फ इसका 30% 30 किलो पास्कल तक ही पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हमारा एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती जाती है, हमारे ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है, और जैसे जैसे हमारी हाइट कम होती जाती है, डाउन होती जाती है, तो हमारे ऊपर लगने वाला एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता जाता है। ठीक, तो ये पूरी की पूरी स्टोरी क्या थी, ये पूरी की पूरी कंसेप्ट था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। पहले हमने समझा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, उसकी यूनिट क्या होती है, उसको हम मेजर तो करते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी, लेकिन इसको हम 1 ATM के फॉर्म में भी बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पे बहुत ज्यादा होता है 100 किलो पास्कल का, और माउंटेन लेवल पे बहुत कम होता है, कितना होता है, 30 किलो न्यूटन का। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट था हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। ठीक है, चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझने के लिए अपन कुछ एग्जांपल्स को लेकर चलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या क्या एप्लीकेशंस हमने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक एक करके क्या करते हैं, हम कुछ एप्लीकेशंस को उठाते हैं और समझना शुरू करते हैं कि किस तरीके से काम करते हैं। जैसे हम कह रहे हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ। ड्रिंकिंग स्ट्रॉ क्या होगा, आपने कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स को या वाटर को या जूस को स्ट्रॉ से पीने की कोशिश की होगी। जब स्ट्रॉ से पीते हैं तो उसमें क्या मैकेनिज्म काम करता है, और वहां हम कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं उस पर बात करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं ड्रिंकिंग स्ट्रॉ कैसे काम करता है। जैसे लेट अस सपोज इट कि मेरे पास ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में लिक्विड भरा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक स्ट्रॉ पुट ऑन करते हैं, और स्ट्रॉ को हमने इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक, स्ट्रॉ के थ्रू हम क्या करते हैं, स्ट्रॉ के अंदर जो एयर होती है उस एयर को हम सक करके बाहर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, अपने माउथ से स्ट्रॉ के अंदर की एयर को सक कर लेते हैं। जैसे स्ट्रॉ की अंदर की जो एयर है, मैंने इसको ऐसा बना देता हूं, जैसे स्ट्रॉ की अंदर की एयर हट जाती है तो अब क्या होता है, उसके पास अंदर एयर नहीं है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर सके। यहां पे क्या हो रहा है, वाटर के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा है, और पहले क्या हो रहा था, पहले अंदर का जो एयर है इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर ले रही थी, लेकिन हमने क्या किया, इस एयर को सक आउट कर दिया बाय सकिंग मैकेनिज्म। उसके बाद क्या होता है, अब इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए क्या होता है, वाटर इसमें से ऊपर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। वाटर इसमें से क्यों ऊपर चढ़ता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको पुश करता है। अंदर का प्रेशर बहुत कम हो चुका है और बाहर का प्रेशर ज्यादा है, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या करता है, वाटर पे एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये वाटर मेरा ऊपर की तरफ चढ़ता है और पानी आपको ऊपर की तरफ मिलना स्टार्ट करता है। पानी या कोई भी लिक्विड क्या होता है, आपके माउथ तक पहुंच जाता है। तो इस तरीके से एक ड्रिंकिंग स्ट्रॉ काम करता है। ठीक, सेम इसी मैकेनिज्म पे आपका सिरिंज भी काम करता है। सिरिंज किस तरीके से काम करता है, सिरिंज को भी मैं बता रहा हूं कि मेरे पास, मान लो कि मेरे पास एक छोटा सा वेसल है जिसमें कोई मेडिसिन या कोई वाटर या कोई भी लिक्विड भरा हुआ है। सिरिंज कैसा होता है, सिरिंज एक प्लास्टिक की बॉडी होती है, ऐसा होता है, और यहाँ पे एक पिस्टन लगा देते हैं हम, और पिस्टन के साथ में इसका एक पुश करने का लीवर होता है, और ये इस तरीके से होता है। ठीक, तो अब क्या हो रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नीडल होती है हमारे पास। जैसे ही सिरिंज के पिस्टन को हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर ये क्या करता है, पीछे की तरफ खींच जाता है। हमने इसके माउथ को कहां प्लेस किया हुआ है, माउथ को हमने अपने लिक्विड पे प्लेस किया हुआ है। तो जैसे हम सिरिंज को ऊपर की तरफ खींचते हैं तो अंदर एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होने लगता है। जैसे ही अंदर एम्प्टी स्पेस क्रिएट होता है तो क्या होता है, अब बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्शन में आ जाता है। अभी जितना भी इसके पास एयर है, इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ये एयर बैलेंस की हुई है, लेकिन जैसे हम इस सिरिंज के पिस्टन को पीछे की तरफ खींच देते हैं तो अंदर वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, एम्प्टी स्पेस होना
क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर ज्यादा रहता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे काम करता है, इस लिक्विड के ऊपर एक फोर्स लगाता है और लिक्विड क्या करता है, इस एम्प्टी स्पेस को फिल करने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। और सेम इसी प्रिंसिपल पे क्या होता है, मेरा सिरिंज भी काम करता है। अब तीसरा हम क्या देख रहे हैं, रबर सकर। रबर सकर क्या है, रबर सकर एक टॉय जैसी चीज होती है हमारे पास, उसको हम दीवार में चिपकाने का काम करते हैं। या कई टॉय एरोज होते हैं, जो कि कई एरोज के सामने रबर सकर लगा होता है। टॉय एरो की बात कर रहा हूं मैं, तो जैसे ही वो टॉय एरो किसी दीवार पे स्ट्राइक होता है तो वो जाके चिपक जाता है। तो किस तरीके से चिपकता है, उसमें कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो लेट अस सपोज दैट कि मेरे पास एक वॉल की बॉडी, एक दीवार की बॉडी है और यहाँ पे क्या है, रबर सकर का ऐसा सरफेस होता है, कॉन्केव सरफेस हो रहा है, यहाँ पे इसका लीवर होता है, हैंडल जैसा होता है। ये रबर सकर वाला टॉय आप लोगों ने कई जगह पे देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसके पास एक फ्लेक्सिबल रबर की बॉडी होती है और इसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर एयर होती है और बाहर मेरे को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिल रहा है, अंदर की एयर उसको बैलेंस कर देती है। लेकिन इस जैसे रबर सकर को हम पुश करते हैं तो पुश करने से क्या होता है, ये अपने आप को कंप्रेस करता है, इसका शेप थोड़ा सा बिगड़ता है और एयर क्या होती है, एयर यहाँ से रिलीज आउट हो जाती है। और जैसे ही एयर यहाँ रिलीज आउट हो जाती है तो अब अंदर मेरे पास एयर नहीं है, तो ये जो अंदर से फोर्स काम कर रहा था वो लगना बंद हो जाता है। अब क्या होता है, सिर्फ बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे काम करता है, बाकी अंदर का एयर नहीं है इसके पास। उसकी वजह से क्या होता है, ये रबर सकर ऑटोमेटिकली आपके दीवार पे जाके चिपका हुआ रहता है और तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि इसमें मैं अंदर थोड़ी सी एयर को एंटर ना करा दूं। इसको हम जैसे ही थोड़ा सा हिलाते हैं तो क्या होता है, अंदर से इसमें एयर पहुंच जाती है और जैसे एयर पहुंचती है तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस कर देता है और बैलेंस करने के बाद रबर सकर अपने आप इजीली अपने आप को छोड़ देता है। तो इस तरीके से हमारा ये रबर सकर वाला मैकेनिज्म काम करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशंस को हम टायर्स में और फुटबॉल में भी देख सकते हैं। टायर्स और फुटबॉल में कैसे देख सकते हो, जैसे एक टायर होता है तो टायर एक बड़े व्हीकल के लोड को संभाल के रखता है। कैसे संभालता है, क्योंकि उस टायर के अंदर हवा भरी होती है, एयर भरा होता है। वो एयर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है, वो प्रेशर पूरी बॉडी के वेट को, पूरे कार के वेट को संभाल के रखता है। इसी तरीके से हम फुटबॉल में भी देख सकते हैं कि एक फुटबॉल है, जब हम उसको परचेज करके लाते हैं उसमें हवा नहीं है तो उसका शेप बिल्कुल डिस्टर्ब रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें हम एयर भरते हैं तो क्या करता है, वो एयर प्रेशर की वजह से उस शेप को चेंज करता है और परफेक्टली स्फेरिकल बॉडी में कन्वर्ट कर देता है। तो अंदर से उस बॉल को किसने सीधा किया, अंदर से उस बॉल को एयर नहीं सीधा किया, एयर नहीं प्रेशर एक्सर्ट किया, जिसकी वजह से वो सीधा हो पाया हुआ है। इसी एयर प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी नाम दे रहे हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर एक डिवाइस है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही काम करता है। कैसे काम करता है, वैक्यूम क्लीनर को समझते हैं। तो वैक्यूम क्लीनर में क्या है, एक छोटी सी मशीन जैसी रहती है हमारे पास और इसके पास एक सक्शन पाइप होता है, इसके पास एक सक्शन पाइप होता है, ठीक। जैसे ही हम इस वैक्यूम क्लीनर को ऑन करते हैं तो मैकेनिकली वो क्या करता है, एक पंप के थ्रू अंदर की एयर को बाहर निकाल देता है। तो जैसे ही अंदर की एयर को बाहर निकालता है तो एक पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है, एक एम्प्टी स्पेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुआ है, इसका मतलब वहां के अंदर का प्रेशर कम हो गया है, क्योंकि हमने क्या किया, एयर को बाहर निकाल लिया। जब एयर बाहर आ गया तो अंदर प्रेशर कम है। अब ये बाहर का जो प्रेशर है वो काम करना स्टार्ट कर देता है और इसकी जो ओपनिंग है ये ओरिफिक कहलाती है। ये जो माउथ है इसका, इस माउथ में क्या होता है, तेजी से एयर अंदर की तरफ एंटर होना स्टार्ट कर देती है। और जिस भी डस्ट पार्टिकल के पास में हम इसके माउथ को लाते हैं तो क्या होता है, वो डस्ट पार्टिकल खींचना स्टार्ट हो जाता है और खींचने के बाद क्या होता है, इसके अंदर जाके एक बैग में स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी कंसेप्ट क्या है, ये वैक्यूम क्लीनर का भी जो कंसेप्ट है वो किस पे काम करता है, हमारा एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही काम कर रहा है। मतलब हमने क्या किया, हमने सिर्फ अंदर की एयर को बाहर निकाल दी, बाकी जो डस्ट अंदर जा रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके इन एग्जांपल्स के थ्रू हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और थोड़ा फील कर सकते हैं। जनरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ हमारी बॉडी एकदम सेट हो चुकी है तो उसको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन इन एग्जांपल्स के थ्रू या इन एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम समझ पाते हैं कि हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। इसको हम बोल रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अपन प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। अब हम बात कर रहे हैं कि लिक्विड्स के थ्रू जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ज्यादा अलग नहीं है। जैसे हमने बात करी कि हमारे अर्थ के आसपास एक एयर का ब्लैंकेट होता है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एटमॉस्फेयर बोल रहे हैं।
अगर उस एयर के ब्लैंकेट की जगह वाटर भरा होता तो क्या होता, वो प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड हो जाता। मतलब एक्चुअली हम क्या होता है, हम एक एयर के पूल में रह रहे होते हैं और एयर की वजह से हमको हमारे ऊपर एक प्रेशर लगता है, उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर हम एक वाटर के पूल में हैं तो वाटर के पूल के अंदर जो प्रेशर लग रहा होगा वो कैसा कहलाएगा, वो मैं कह रहा हूं प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड। ठीक है, इसको समझते हैं ये कैसा है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं कोई टब जैसा लेता हूँ या कोई बर्तन जैसा लेता हूँ, इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके अंदर मैं लिक्विड भर देता हूँ। ठीक, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, कोई वाटर भरा हुआ है, तो क्या होता है, ये नीचे की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करता है या नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रहा है, और इसी फोर्स को अगर मैं पर यूनिट एरिया पे मेजर करूं तो मैं क्या बोलूंगा, उसको मैं लिक्विड प्रेशर बोलूंगा। ठीक, अब ये लिक्विड प्रेशर के साथ भी सेम वही काम करता है, जितना मैं डेप्थ में पहुंच जाऊंगा, जितना मैं डेप्थ में पहुंच जाऊंगा लिक्विड प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता जाऊंगा तो क्या होगा, लिक्विड प्रेशर मेरा कम होता जाएगा। ठीक, इसी को अगर मैं एरिया वाइज समझूं तो मैं क्या बोलूं, अगर मैं एक यूनिट एरिया इमेजिन करता हूं, मैंने बोला कि मैंने 1 यूनिट एरिया इमेजिन किया हुआ है, और इसके ऊपर का जितना भी वाटर कॉलम है यहाँ पे, इस पूरे वाटर कॉलम की वजह से क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, और यही फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, मेरा प्रेशर कहलाता है। प्रेशर क्या कहला रहा है मेरा, यही फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक, अब जैसे जैसे मैं ऊपर बढ़ता हूँ, लेट अस सपोज दैट मैं यहाँ पहुंच जाता हूँ, तो मैं यहाँ क्या देखूंगा, मुझे सिर्फ इसके ऊपर का ही वाटर के कारण प्रेशर को महसूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर प्रेशर मेरा कम होगा और यहाँ पे वाटर प्रेशर मेरा ज्यादा होगा। ठीक, अगर एक डायग्राम वाइज समझूं कि अगर मैं लिक्विड के प्रेशर को डायग्राम वाइज बनाने की कोशिश करूं तो मैं कैसा बनाऊंगा, तो मैं देखूंगा कि एक ट्रायंगुलर वेज बनेगा। ट्रायंगुलर वेज मतलब कैसा, कि यहाँ पे प्रेशर मेरा बिल्कुल जीरो हो जाएगा। जीरो का मतलब इसके इस वाले मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी वाटर काम नहीं कर रहा है, कोई भी वाटर के कारण प्रेशर नहीं आ रहा है, तो एकदम टॉप पे क्या होगा, यहाँ पे मेरा प्रेशर बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और जैसे 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 मैं नीचे बढ़ता जाऊंगा मेरा प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, और एकदम बॉटम पे जाके क्या देखूंगा, मैं एकदम बॉटम पे देखूंगा प्रेशर मेरा सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो अगर इसका प्रेशर डायग्राम बनाए तो कैसा बनेगा, प्रेशर डायग्राम मेरा इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देख रहा हूँ बिल्कुल जीरो हो जाएगा, और धीरे 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 मेरा क्या हो रहा है, प्रेशर मेरा इंक्रीज होता जाता है, और नीचे पहुंचते पहुंचते क्या होता है, प्रेशर मेरा सबसे ज्यादा हो जाता है। ठीक, तो आप बात करते हैं कि लिक्विड प्रेशर, ये प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक, तो पहली चीज मैं देख लूं कि मैं किस लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा हूं, लिक्विड की डेंसिटी कैसी है। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। मतलब अगर मैं कोई लाइटर लिक्विड यूज कर रहा हूं तो उससे बनने वाला प्रेशर कम होगा। अगर मैं बहुत ही डेंस लिक्विड का इस्तेमाल कर रहा हूं, जिससे मैं हनी का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं दो लिक्विड का एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने, एक मैंने बोला वाटर और दूसरा मैंने बोला हनी। ठीक है, अगर मैं वाटर लेता हूं तो उससे बनने वाला जो लिक्विड प्रेशर होगा वो हनी के कंपैरिजन में कम होगा। इसी तरीके से अगर मैं हनी को ले रहा हूं तो हनी मेरा एक गाढ़ा थिक डेंस लिक्विड है, और जितना ज्यादा डेंस होगा तो उसका लिक्विड प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर क्या हुआ जो कि लिक्विड प्रेशर को अफेक्ट कर सकता है, वो है आपका डेंसिटी। तो पहला फैक्टर क्या हुआ, पहला फैक्टर हमने बोल दिया डेंसिटी। जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी लिक्विड प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। और दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा आपका हाइट या डेप्थ बोल लो। आप इसको हाइट भी बोल सकते हो, साथ साथ चाहो तो डेप्थ भी बोल सकते हो। ठीक, जितना ज्यादा मैं डेप्थ पे पहुंचता जाऊंगा, जितना ज्यादा मैं डेप्थ पे पहुंच जाऊंगा उतना ही मेरा लिक्विड प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, और जैसे जैसे मैं ऊपर जाता जाऊंगा तो क्या होगा, लिक्विड प्रेशर मेरा उतना ही कम होता जाएगा। तो ये पूरी की पूरी बात क्या हो गई, ये पूरी की पूरी बात हमारी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो गई, एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो गया और लिक्विड प्रेशर पे हो गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 4। उस चैप्टर 4 का नाम रहेगा वर्क एंड एनर्जी। उस चैप्टर में हम वर्क के बारे में जानेंगे और एनर्जी को मेजर करना सीखेंगे कि एनर्जी को हम किस तरीके से मेजर करते हैं। तो बने रहिए इस चैनल के साथ में, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।